अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन एक्चुअल में करते कैसे हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं। हम सपोज कर रहे हैं ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड जो है वो 0.1 मीटर है और इनके वर्टिसेस पे Q + 2Q एंड -4Q ये चार्जेस हैं, ठीक है। और इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, 2 चार्ज सिस्टम है, 3 चार्ज सिस्टम है, 4 चार्ज सिस्टम है, जैसा भी हो, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूं कि बिना किसी फार्मूले के आप इजीली इसको कैसे कर सकते हो। तो यहां पर देखो, मान लो Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन। चलिए Q5 तक हम ले लेते हैं। ये 5 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। और इस 5 पॉइंट चार्जेस से कोई हमारा सिस्टम फॉर्म है और उस सिस्टम की हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आप सिंपली जो है आप डायरेक्ट फार्मूला लिखिए। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ये हमारा 1/4πε0, ठीक है। अब देखिए Q1 को आप लीजिए और Q1 के साथ सबका पेयरिंग करिए। तो Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q1 Q5 अपॉन R15। तो Q1 से सबके साथ आपने इसको ही पेयरिंग आपने कर दिया। Q1 को आपने लिया, Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q1 Q5। अब Q1 का काम कंप्लीट हो गया, इसका काम कंप्लीट है। अब आप Q2 को पकड़िए और Q2 के साथ सबके साथ इसकी पेयरिंग करिए। तो प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q2 Q5 अपॉन R25। अब Q2 के साथ इन तीनों चार्ज की पेयरिंग हमारी हो गई, ठीक है। अब आप Q3 को लीजिए, बैक नहीं जाना है, ध्यान दीजिएगा, बैक नहीं जाना है। अब Q3 को लीजिए, तो Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस Q3 Q5 अपॉन R35। अब 3 का भी हमारा पेयर बन गया। अब आप 4 को लीजिए, तो 4 के साथ बस 5 एक पेयर बनेगा। तो ये हमारा Q4 Q5 अपॉन R45। अब 4 का भी हो गया, 5 के साथ कोई चार्ज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। होता तो यही काम, हम आगे बढ़ जाते और बैक भी नहीं जाना है, ध्यान दीजिए, बैक नहीं जाना है, ठीक है। तो ये अब इसमें जब वैल्यू आप पुट करिए तो एक चीज ध्यान दीजिए, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 के वैल्यूज विद साइन रखिए, पॉजिटिव है या निगेटिव है, पहली चीज। और ये R12 R13 R34 R45 ये सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्जेस हैं। R34 मीन्स 3 और 4, जो Q3 और Q4 है उन चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या है, ये वो वैल्यू है। तो इस तरह से आप इससे माने पूरे ये 5 चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है अपने न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। कहीं कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल आप सीधे जितने भी चार्ज दिए गए हैं सबको लिख लीजिए और बिल्कुल सावधानी से इसको सबके पेयर्स आप बना करके लिखिए और उसके बाद वैल्यू पुट करिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। वही काम यहां भी हमको करना है। ये हमारा वर्टिसेस हैं A, B और C, ये 3 चार्ज हैं, Q1 Q2 और Q3, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स हमारे इक्वल लेंथ के हैं, वो हमारा 0.1 मीटर है। तो बस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी होगी ये उसका एक्सप्रेशन 1/4πε0, इस चार्ज को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे अब इसकी पेयरिंग होगी और इससे इसकी पेयरिंग होगी, ठीक है। चलिए हम ऐसे चल रहे हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये और Q3 है। तो इसके साथ इसकी पेयरिंग ले रहे हैं। तो Q × 2Q अपॉन AB प्लस Q × -4Q अपॉन AC। Q1 के साथ Q2 और Q3 की पेयरिंग हो गई। अब Q2 को कंसीडर करिए, बैक नहीं जाना है, ध्यान दीजिएगा, बैक नहीं जाना है। अब इसके साथ इसकी पेयरिंग होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2Q × -4Q अपॉन ये हमारा BC, ठीक है। तो अब जो है ये हमारे पास
ये 3 पेयर हमको मिलेंगे। अब इसके साथ इसकी पेयरिंग हो गई और कोई चार्ज हमारे पास है नहीं, और इसके भी पेयरिंग अब नहीं हो सकती क्योंकि इसके बाद अब कोई चार्ज नहीं है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट करिए और उसके बाद सीधे आपका रिजल्ट तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन किया जाएगा। आई थिंक आप बढ़िया से समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है गॉस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एज अ थ्योरम, या उसके एप्लीकेशंस या उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ये हमारे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले, ठीक है, उसके कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं, उसको अगर हमको समझ में आ जाती है, बढ़िया से अगर हम समझ लेते हैं, तो गॉस थ्योरम हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आइए हम बात करते हैं। तो गॉस थ्योरम में सबसे जो मेन चीज है वो है उसके एलिमेंट्स को समझना। तो फर्स्ट एलिमेंट गॉस थ्योरम की हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। और थर्ड थिंग है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन तीनों को अगर आप बढ़िया से समझ गए और इन तीनों के बारे में अगर आप अच्छे से जानते हैं तो फिर गॉस थ्योरम कुछ नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन तीनों को हम पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सॉलिड एंगल के बारे में आप पहले से इंट्रोड्यूस है, कोई बात नहीं, हम फिर से बताएंगे इसको कैसे कैलकुलेशन में हम यूज करेंगे। एरिया वेक्टर क्या है, अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? तो देखिए जनरली तो एरिया जो आप निकालते हो, जैसे रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, किसी भी सरफेस का एरिया जब आप कैलकुलेट करते हैं तो एरिया इन जनरल तो स्केलर, एज ए स्केलर ही अभी तक हम यूज किए हैं, ठीक है। बट एरिया अगर बेटा अगर हम उसको एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहें तो एज अ वेक्टर भी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा एरिया वेक्टर का, और डायरेक्शन क्या होगा? तो जो सरफेस अंडर स्टडी है, ठीक है, तो उस सरफेस का जो एरिया है वो उसका मैग्नीट्यूड है। सपोज दैट ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी वेट 3 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया। और इसका डायरेक्शन, तो कोई सरफेस है तो उसमें दो सरफेस, एक फ्रंट एक बैक, दो सरफेस होते हैं। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्मल टू दैट सरफेस विच इज अंडर कंसिडरेशन, उस सरफेस के नॉर्मल होगा जो कंसिडरेशन में है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। सपोज दैट ये हमारा जो है प्लेन है, जिस प्लेन पे हम लिख रहे हैं, ये प्लेन अंडर स्टडी है, तो नॉर्मल टू दिस प्लेन आउटवर्ड, नॉर्मल टू दिस प्लेन आउटवर्ड, ये डायरेक्शन हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये हमारा पॉम है, तो पॉम में हमारे एक सरफेस ये है, एक सरफेस, अगर ये सरफेस अगर अंडर स्टडी है तो नॉर्मल टू दिस सरफेस आउटवर्ड, अगर ये सरफेस अंडर स्टडी है तो नॉर्मल टू दिस सरफेस आउटवर्ड, ये हमारा जो है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एरिया वेक्टर if area of a small element is ds, हमने सपोज किया, तो therefore एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ds इंटू n कैप। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है ds, स्मॉल एरिया एलिमेंट फॉर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द सरफेस, ठीक है। ds उसका मैग्नीट्यूड है, आई मीन वो एरिया है, और n कैप यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दैट सरफेस विच इज अंडर कंसिडरेशन, ये यूनिट वेक्टर है, n कैप यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा एरिया वेक्टर हुआ। एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस आप एकदम बिल्कुल दिमाग में रखिए कि जो सरफेस अंडर स्टडी है उस सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड, वो सरफेस हमारा प्लेन भी हो सकता है, वो सरफेस हमारा कर्व भी हो सकता है। सपोज दैट कोई स्फीयर है,
ठीक है। तो स्फीयर का हम आउटर सरफेस स्टडी कर रहे हैं, तो उसका जो पोर्शन हम स्टडी कर रहे हैं उस पॉइंट के नॉर्मल आउटवर्ड, अगर आउटर सरफेस स्टडी कर रहे हैं तो आउटवर्ड दैट इज रेडियल वेक्टर, वो हमारा एरिया वेक्टर होगा। सपोज दैट ये हमारा स्फीयर है, तो यहां ये सेंटर है ये स्फीयर का, तो एरिया वेक्टर जो है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, नॉर्मल टू दैट सरफेस, मतलब ये हमारा रेडियल वेक्टर जो होगा ये हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो डिफरेंट पोर्शन स्केल पर इसका जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है, ये हो गया। अगर यही इनर सरफेस अगर अंडर स्टडी है तो नॉर्मल टू द सरफेस इनवर्ड, यानी कि ये रेडियल वेक्टर ही होगा बट ये इनवर्ड हो जाएगा। एकदम बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगर कोई प्लेन सरफेस है तब भी बात क्लियर है, कौन सा सरफेस आप स्टडी कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा उसका डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग ये क्या कहते हैं सॉलिड एंगल की, ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या है जरा इस पर हम लोग पहले बात करते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो देखिए सॉलिड एंगल एक्चुअल में कोई भी सरफेस, ठीक है, किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड कर रहा हो, आई मीन किसी सरफेस के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, सपोज दैट ये कोई सरफेस कोई बॉडी है, ठीक है, कोई सॉलिड बॉडी है, तो उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स किसी भी पॉइंट से अगर उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें, ध्यान दीजिएगा एक्सट्रीम पॉइंट को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर एक कोनिकल एंगल फॉर्म होगा, एक कोन फॉर्म होगा, ठीक है। और ये एंगल जो होगा एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल एंगल होगा। एक्चुअली ये बॉडी 3D बॉडी है, तो 3D बॉडी के सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स को किसी भी पॉइंट से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो कोन शेप एक्वायर करेगा। तो यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा ये एंगल हमारा जो है ये हमारा 3D एंगल है, और इसी एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। ये 3D एंगल है, इस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। जनरली इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं स्मॉल ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं कैपिटल ओमेगा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। खैर ये बहुत बड़ा हमारे लिए इश्यू नहीं है। तो ये सॉलिड एंगल एक्चुअली ये डिफाइन कैसे है, ठीक है। तो आपने 11th में जैसे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के मतलब जो है अलावा जो है 2 आपने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी आपने स्टडी किया है, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को आप रेडियन में मेजर करते हो, आर्क बाय रेडियस, और ये सॉलिड एंगल क्या होता है, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो यहां पर जैसे कोई स्फीयर है, जरा ध्यान से समझिएगा, ये कोई स्फीयर है, तो स्फीयर का कोई एक पोर्शन अगर हम स्टडी कर रहे हो, इसका एरिया सपोज दैट ds है, तो स्फीयर के जो पोर्शन को हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्फीयर के पोर्शन के एक्सट्रीम पॉइंट्स को अगर हम स्फीयर के सेंटर से कनेक्ट करें, ठीक है, तो ऐसे केस में जो एंगल यहां पर d ओमेगा फॉर्म होगा, ठीक है, स्मॉल पोर्शन से जो एंगल स्मॉल सॉलिड एंगल डी ओमेगा होगा, तो ये डी ओमेगा डिफाइन है ds बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर। एक्चुअल में इस पोर्शन के किसी भी पॉइंट को अगर हम सेंटर से कनेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पर वो नॉर्मल वो लाइन हमारी नॉर्मल होगी, ठीक है। तो यहां पर स्फीयर जो है, स्फीयर का एक स्मॉल पोर्शन सेंटर पे स्मॉल एंगल डी ओमेगा अगर सब्सटेंड कर रहा है, तो ये डी ओमेगा हमारा ds बाई आर स्क्वायर होगा। इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है, इसे हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी जानकारी आपके पास है। अगर ये पूरा हमारा जो है एंटायर स्फीयर की बात करें, तो एंटायर स्फीयर हमारा सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अगर ये हमको मेजर करना होगा, ठीक है, तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो टोटल एंगल ओमेगा ये इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ द रेडियस दैट इज आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। तो किसी भी पॉइंट पर 3 डायमेंशन में किसी भी पॉइंट पर स्पेस के किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एंगल होता है वो एंगल 4 पाई स्टेरेडियन होता है, इससे ग्रेटर वैल्यू नहीं होती। जैसे आप प्लेन में बात करते हो तो प्लेन के किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। वैसे ही स्पेस में किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एंगल होती है वो 4 पाई स्टेरेडियन होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे, अगर ये हमारा अर्थ, ठीक है, अपने सेंटर पे टोटल कितना एंगल फॉर्म कर रहा है,
डेफिनेटली 4 पाई स्टेरेडियन। एंड डायर इनवर्स इस पॉइंट पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, डेफिनेटली 4 पाई स्टेरेडियन। तो 4 पाई स्टेरेडियन जो है ये मैक्सिमम लिमिट है, हमारा सॉलिड एंगल की मैक्सिमम लिमिट है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस सरफेस को हम स्टडी करने जा रहे हैं या जो पॉइंट हमारा है वो सरफेस हमारा स्फीयर का पार्ट हो, पहली चीज वो पॉइंट उस स्फीयर का सेंटर हो, ये जरूरी नहीं है। सपोज दैट आपके रूम में कोई कैलेंडर लगी हुई है और वो आप किसी टेबल पे बैठे हुए हो और आपके पेन के टिप पर वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये कैलकुलेशन हमको करनी है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? अब आपका जो है वो स्फीयर का पार्ट है नहीं, वो तो कैलेंडर है, एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपका जो है ये यहां से कैलेंडर की जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस भी नहीं है स्फीयर का। तो ऐसे सिचुएशन में एक्चुअल में हम जो टोटल एंगल सबटेंड हो रहा है किसी पॉइंट पर किसी सरफेस से, वो उसका कैलकुलेशन का एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। चलिए हम यहां पर सपोज कर रहे हैं एक एरिया एलिमेंट हम यहां ले रहे हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये हमारा ds है, ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं ये स्मॉल एरिया एलिमेंट ds है। तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू दिस सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर हमको जो है सपोज दैट इस पॉइंट पर हमको जो है टोटल एंगल सबटेंडेड बाय दिस एरिया एलिमेंट ds हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट P है सपोज दैट, तो ये हमारा पॉइंट O पर टोटल एंगल हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सेंट्रल पॉइंट से P को आप कनेक्ट करिए, सेंट्रल पॉइंट से आप P को कनेक्ट करिए, ये ठीक है, सेंट्रल पॉइंट से हमने P को कनेक्ट किया। तो ये एरिया वेक्टर है ds का, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड था, ये हमारा ds एरिया, ये गिवन सरफेस एलिमेंट का एरिया है ds और ये उसका डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि सेंट्रल लाइन इसके नॉर्मल जो है एरिया वेक्टर से अगर एंगल थीटा अगर फॉर्म कर रही हो, तो ds का कंपोनेंट अलोंग द लाइन OP ये क्या होगा, ये होगा ds cos थीटा, ये होगा ना। ds का कंपोनेंट ऑफ ds अलोंग OP, ये OP सेंट्रल लाइन है, ठीक है, तो ये हमारा होगा ds cos थीटा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अब इस OP जो डिस्टेंस है हमारी, ठीक है, इसको अगर हम रेडियस सपोज कर लें, रेडियस अगर हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो अब जो है इस r रेडियस का अगर एक स्फीयर अगर हम कंसीडर करें, r रेडियस का अगर एक स्फीयर कंसीडर करें, तो अलोंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर ये ds का जो कंपोनेंट होगा वो ds cos थीटा होगा। इस बात को क्लियरली आप पहले समझ लीजिए। तो यहां पर जैसे अब ऐसे समझ लीजिए, आप कहेंगे भाई ये तो वेक्टर को आपने लिया, तो स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होता है, अभी हमने कुछ देर पहले बताया। तो यहां पर रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन जो है स्फीयर पर, ये हमारा एरिया वेक्टर का, यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट ऑफ द एरिया है, तो ये ds वेक्टर का डायरेक्शन ये रेडियल आउटवर्ड है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने जो है स्मॉल एंगल d ओमेगा इज इक्वल टू ds बाई r स्क्वायर आपने कहा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि वेक्टर एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में इस एलिमेंट का कंपोनेंट क्या है, तो एरिया वेक्टर क्या कहते हैं इसमें, मतलब ds का कंपोनेंट, ds वेक्टर का कंपोनेंट along OP, along रेडियस, ये हमको चाहिए। तो ये हमारा ds cos थीटा होगा। तो इस तरह से अब इसका जो कंपोनेंट हुआ, ये कंपोनेंट हमारा ds cos थीटा हो गया, ठीक है। तो ds cos थीटा, तो यहां पर स्मॉल एंगल अगर जो हम d ओमेगा कैलकुलेट कर रहे हैं, ये d ओमेगा की वैल्यू हमारी हो जाएगी ds cos थीटा अपान r स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये ds cos थीटा अपान r स्क्वायर ये हमारा वैल्यू होगा। तो अगर कोई भी एरिया एलिमेंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, उसकी सेंट्रल पॉइंट जो है उसकी गिवन पॉइंट से डिस्टेंस अगर r है,
तो ऐसे सिचुएशन में स्मॉल एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया एलिमेंट एट द पॉइंट O that will be ds cos theta upon r square, where theta is the angle between area vector and OP. क्लियर? तो इस तरह से हम एरिया वेक्टर सॉलिड एंगल का कैलकुलेशन इस तरह से हम कर लेंगे। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।